नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वुमेन वर्कर्स के बारे में है। जो महिला कामगार है, जो वर्किंग वुमेन्स है, उनके बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे। कोविड के दौर में कैसी इनकी स्थिति और खराब हुई है उस बारे में यह आर्टिकल दिया गया है। क्या इनकी स्थिति पहले थी और कोविड से, लॉकडाउन से क्या इनकी स्थिति में प्रभाव पड़ा है, उसकी हम बात करेंगे इस आर्टिकल में। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है, ये ट्रिब्यूनल सिस्टम के बारे में है। ट्रिब्यूनल एक प्रकार का कोर्ट होता है जो एक पर्टिकुलर विषय के लिए बना हो, जैसे कस्टम और सर्विस टैक्स के लिए एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है। उसी तरीके से विभिन्न अलग अलग लॉज है, उनके अंडर ट्रिब्यूनल बनाने की, स्पेशल कोर्ट जिसे हम कह सकते हैं, वो बनाने की बात करी है। तो यहाँ पर जो स्पेशल कोर्ट ट्रिब्यूनल सिस्टम है, उसको, उसका ढांचा जो है, उसको रीस्ट्रक्चर, उसको फिर से यहाँ पर नया स्थापित करने के लिए सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। अंत में न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम उन समाचारों की चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए, जो कि हमारे जानने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूंगा। मैं खुशवंत पवार। अगर आपको विश्लेषण, समाचार विश्लेषण, जो हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस रहता है, इससे जुड़ी हुई अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपकी शंका है, कोई आपका सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो वो आप मुझसे जुड़कर मुझे दे सकते हैं। @खुशपवार आप मुझे ट्विटर पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक्डइन पर भी आप मुझसे खुशवंत पवार सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए तो आज का एमसीक्यू देखते हैं। वो यह है कि साइक्लोन, जो चक्रवात ताउते हैं, ये निम्न में से किस देश के तटीय क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। आपका ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडिया भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, या ऑप्शन बी म्यांमार। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बात की गई है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन की, जो राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल आयोग रहेगा उसकी। ये कैसे प्रशासनिक काम जो है उसको और अच्छा बनाएगा, उसको और स्मूथ और आसान बनाएगा, और हमारे सिस्टम को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाएगा। इसकी आपको एक क्रिटिकली इसे एग्जामाइन करना है। इसकी एक आलोचनात्मक टिप्पणी आपको करनी है 250 शब्दों में। चलिए हमारे पहले आर्टिकल की ओर आते हैं। जो पहला आर्टिकल है, ये महिलाओं पर कैसे बर्डन बढ़ गया है, कैसे उन पर अतिरिक्त भार आ गया है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए लॉकडाउन भी हमें काफ़ी देखने को मिल रहा है। लगातार 1 वर्ष से ज़्यादा हो गया है लॉकडाउन के अलग अलग फेजेस में से हम गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति है महिला वर्कर्स की, जो महिला कामगार है, जो कामगार महिलाएं हैं, उनकी स्थिति खराब हुई है और उन पर जो है अतिरिक्त असंगत भार आया है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तो किस प्रकार से ये भार है, ये आंकड़ों के माध्यम से इस आर्टिकल में बताया गया है कि महिला और पुरुष जो वर्कर्स है, जो कामगार है, इनमें कैसा एक बहुत बड़ा हमें गैप देखने को मिलता है। तो अगर हम सबसे पहली बात देखें 2020 के पहले के अगर हम आंकड़ों को देखें, तो जितने भी पुरुष और महिला जो कि वर्किंग एज में है, मतलब जिनकी एज काम करने लायक है, उनमें 75% जो पुरुष है, इनको किसी ना किसी प्रकार से ये एम्प्लॉयड है, इनके पास में कोई ना कोई काम है। वही महिला जनसंख्या की बात करें तो महिला जनसंख्या जो 100% वर्किंग एज वुमेन है, उनमें से केवल 18% ही ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में कोई काम है, वो एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि ये स्थिति क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है कि इतना बड़ा गैप हमें देखने को मिलता है। वुमेन केवल 18% यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ काम है और पुरुषों को 75% है। तो इसके पीछे कारण ये है कि जॉब्स की बहुत कमी है। महिलाओं के लिए कई बार ऐसा माना जाता है कि कोई जॉब है ये केवल पुरुषों के लिए फिट है, महिलाओं के लिए ये फिट नहीं होती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो ये आ जाता है कि हमारे कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं, ये एक बड़ी समस्या है। अपने आप में अगर हम नौकरियों की बात करें, जॉब्स की बात करें, तो वो भी कम ही है। उसके अलावा हाउस होल्ड वर्क जो होता है, जो घर का घरेलू काम होता है, जो महिलाएं करती है, ये काम के बर्डन के कारण, इस कारण काम के बोझ के कारण भी महिलाएं जॉब नहीं ले पाती है, कोई और अतिरिक्त काम नहीं कर पाती है। अगर बात करें 2020 के बाद की, मतलब पिछले वर्ष की बात करें, इस वर्ष की बात करें, तो यहाँ पर ये पेंडेमिक के बाद वाला दौर है। तो पेंडेमिक महामारी के चलते हुए इनकी स्थिति और खराब हुई।
अगर हम 2020 के बाद की बात करें, मतलब महामारी के दौर की बात की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमें आंकड़े जो देखने को मिलते हैं, इसमें भी हमको एक बहुत बड़ी खाई देखने को मिलती है महिलाओं और पुरुष वर्कर्स के बीच में। जो पुरुष वर्कर थे, जो पुरुष काम पर जाते थे, जो वर्किंग पुरुष थे, अगर देखा जाए तो 61% जो मेल वर्कर्स हैं, लॉकडाउन से इनकी जॉब, इनकी नौकरी नहीं प्रभावित हुई। वही अगर हम देखें तो केवल 19% ही ऐसी महिला थी जिनका जॉब अनअफेक्टेड रहा, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। मतलब अगर हम यहाँ पे आंकड़ों को उल्टा करके देखें तो 81% जो महिलाएं थी जो कोई ना कोई काम कर रही थी, उनका जॉब, उनकी नौकरी या उनका कोई भी काम धंधा उससे प्रभावित हुआ है लॉकडाउन से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 47% एम्प्लॉयड वुमेन हु लॉस्ट जॉब्स ड्यूरिंग लॉकडाउन डिड नॉट रिटर्न टू वर्क। तो 47% जो महिलाओं की नौकरी प्रभावित हुई थी लॉकडाउन के चलते हुए, वो काम पर लौटे ही नहीं। इसके पीछे अब बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे घर का कामकाज बढ़ गया है, बच्चे घर पर ही है तो उनकी एक्स्ट्रा यहाँ पर अतिरिक्त उनकी देखभाल करने को मिलती है। वही पुरुषों के इसमें अगर हम ये आंकड़ा देखें तो वही केवल 7% ही पुरुष है जो जॉब्स पे नहीं लुटे हैं। अब उसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल शटडाउन हो गई, या उनका वो काम चला गया है, या एक्स्ट्रा स्किल लग रही है उस जॉब के लिए, तो विभिन्न कारण उसके पीछे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो करीब करीब आधा प्रतिशत जो जितनी वुमेन थी उसमें का आधा प्रतिशत 50% अगर हम वुमेन वर्कर्स को देखें तो उन्होंने वर्कफोर्स से विड्रॉ कर लिया है, मतलब वो वर्कफोर्स से पीछे आ गई है। वही पुरुषों की संख्या देखें तो ये केवल 11% है। तो यहाँ पर बात ये आती है कि जिस प्रकार से बहुत ही विसंगतियां हमको देखने को मिलती है महिला और पुरुषों में, जिस प्रकार से महिलाओं ने नौकरी अपनी खोई है। उसके अलावा बर्डन ऑफ डोमेस्टिक वर्क की अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। जैसे मैंने बताया, स्कूल बंद है, कॉलेजेस भी बंद है, बच्चे जो है वो घर से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर, अतिरिक्त यहाँ पर देखभाल की आवश्यकता होती है। उसके कारण महिलाओं का कार्य जो है वो बढ़ गया है। उसके अलावा इंडिया वर्किंग सर्वे 2020 की बात करें तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि जो महिलाएं घर के जो घरेलू काम होता है उसमें इतना वक्त व्यतीत करती थी, वो वक्त अब बढ़ गया है। अगर हम पुरुषों की इसमें कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का यहाँ पर वर्क हमें पुरुषों के कंपैरिजन में बढ़ता हुआ दिखता है। उसके अलावा अगर हम फरवरी से मार्च 2020 की बात करें, मतलब ये पैंडेमिक के पहला वाला दौर हो गया, तो यहाँ पर केवल 10 से 20% जो महिलाएं थी ये 2 से 4 घंटे डोमेस्टिक वर्क में देते थे। लेकिन सितंबर 2020 और उसके बाद के आंकड़े देखें तो ये 50% तक बढ़ गया है। कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है कि ये तो समस्याएं हो गई, ये हमने आंकड़े देख लिए, स्थिति जान ली, लेकिन अब कदम क्या उठा सकते हैं, सुधार क्या ला जा सकते हैं। सबसे पहले मनरेगा जो है, मनरेगा का आप एक्सपांशन करिए। जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स में भी बात करी कि रूरल एरिया में जो यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर लौटे हैं, वापस आए हैं अपने घर, तो इनको मनरेगा ही एक सहारा है जहां से वो अपनी जीविका ले सकते हैं। तो मनरेगा का एक्सपांशन होना चाहिए। जैसे 100 दिवस का भी होता है तो उसको हम 200 दिवस कर सकते हैं, जो आय होती है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ये तो रूरल एरिया की बात हो गई, लेकिन अर्बन एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई गारंटी स्कीम ऐसी आनी चाहिए, खासकर जो महिलाओं पर ज्यादा ध्यान दे। उसके अलावा कोविड के चलते हुए जो हार्डशिप हुई है, जो समस्या देखने को मिली है, तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलाउंस भी कुछ सहायता भी रुपयों में दे सकती है। तो अपने आप में अगर हम समझे कि जैसे हाउस होल्ड वर्क बढ़ता है तो ये देखने को मिलता है कि महिला जो कामकाज करने वाली महिलाएं हैं, वर्कर्स जो वर्किंग वुमेन है, इनकी संख्या अपने आप में कम होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हाउस होल्ड वर्क है ये अनपेड वर्क होता है, तो इसके चलते फर्क पड़ता है पेड वर्क पर। तो ये अपने आप में एक विस्केस साइकिल, हमें इसे वो सर्कुलर चीज मान सकते हैं कि एक से प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। चलिए हमारे दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, जो कि ट्राइब्यूनल सिस्टम जो है, जो विशेष कोर्ट होते हैं उनकी रीस्ट्रक्चरिंग की, उनके पुनः स्थापन की यहाँ पर बात करता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म रैशनलाइजेशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2021 जो है वो पास करा है अप्रैल में। यहाँ पर बहुत से अपेलेंट ट्रिब्यूनल्स जो है, अथॉरिटीज जो है, उनको खत्म करके एक नई अथॉरिटी या जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है उन पर ये
जितने भी जुरिस्डिक्शन है उनका जो क्षेत्र अधिकार है वो ट्रांसफ़र किया गया, जो केसेस है वो ट्रांसफ़र किए गए। इसकी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है इसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन अब यहाँ पे कोई भी सलाह मशवरा जो है वो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन नहीं ली गई। मतलब जो फिल्म जगत से जुड़े हुए, जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, इनसे कोई भी प्रकार से यहाँ पर सलाह नहीं ली गई, कोई भी कंसल्टेशन नहीं लिया गया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडियन बैंक, इस जजमेंट में ये कहा है, इस केस के इस जजमेंट में ये कहा है कि जब भी आप ऐसी कुछ चीज करना चाहे, कोई भी ट्रिब्यूनल एबॉलिश करना चाहे, खत्म करना चाहे, तो आपको इससे पहले जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो करवाने की आवश्यकता होती है। अब अगर देखें तो ये चीज हमें देखने को नहीं मिली जब ये ऑर्डिनेंस पास हुआ। उसके अलावा बात की गई है नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन एनटीसी की। एनटीसी में क्या कहा गया है? एनटीसी एक अपने आप में एक अम्ब्रेला जो है इंस्टीट्यूशन होगा। इसकी सबसे पहले बात कब की गई? इसकी 1997 में एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसकी बात की गई कि ऐसा एक अम्ब्रेला बॉडी होनी चाहिए। तो जितने भी ट्रिब्यूनल रहेंगे उसमें कैसे अपॉइंटमेंट होंगे, उसका क्या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, ये सारी चीजें जो है नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन देखेगा। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि इसमें जो चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं उनका टेन्योर जो है, उनकी कालावधि जो है 5 वर्ष होनी चाहिए। मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा है कोर्ट ने। तो ये चीज यहाँ देखने को मिलती है कि जिस प्रकार से सरकार नियम ला रही है, कानून ला रही है, इनका टेन्योर जो है कालावधि केवल 4 वर्ष की कही गई है। तो यहाँ पर सेंटर ने अभी तक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो है उसको स्थापित करने के लिए फॉर्मली कोई भी कदम नहीं उठाया। क्या फायदे रहेंगे एनटीसी के, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन की? सबसे पहले अपने आप में स्वतंत्र होगा, इम्पार्शियल होगा, कोई भी भेदभाव पक्षपात हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा प्रोवाइड्स यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस ऑल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जितने भी ट्राइब्यूनल्स रहेंगे उसमें एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था जो होंगी वो यूनिफॉर्म होगी, अपने आप में समान होगी। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल फंक्शन, तो जो न्यायिक काम होता है और उसके अलावा जो प्रशासनिक काम होता है, इनमें दोनों में अंतर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो दोनों कार्य होते हैं वो एक ही व्यक्ति या एक ही सिस्टम करता है, तो यहाँ पर सिस्टम में हमको सेपरेशन जो है, बंटवारा जो है कार्य का, वो देखने को मिलेगा। जिसके कारण होगा ये कि जो ट्राइब्यूनल है वो अपने आप में काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, कार्य करेंगे। तो चलिए, जब भी हम देखते हैं हमारे देश का कोर्ट सिस्टम, तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट रहते हैं। हाई कोर्ट के नीचे मानते हैं लोअर कोर्ट, जैसे एमएम कोर्ट हो गए, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो विशेष मैटर्स है, जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट वगैरह जो है उनसे देखने उनकी तो यहाँ पर जो मामले हैं वो हमको कैट में देखने को मिलते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में। इनकम टैक्स से जुड़े जो मामले हैं वो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में देखने को मिलते हैं। जो पर्यावरण से जुड़े मामले हैं वो हमको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक विशेष कोर्ट होते हैं। उनके अलावा इंडस्ट्रियल कोर्ट है, लेबर कोर्ट है और फैमिली कोर्ट भी अपने आप में विशेष कोर्ट होते हैं। चलिए न्यूज इन फ्लैश की ओर आते हैं। तो 17 मई इस दिवस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा 14 मई 2005 से की गई है। तो यहाँ पर हाइपरटेंशन जो उच्च रक्तचाप है, इससे जुड़ी हुई जो भी अवेयरनेस है, जो भी जागरूकता है, वो बढ़ाने के लिए की गई है इस दिवस की शुरुआत। साथ ही साथ इसका उद्देश्य ये भी है कि हम ऐसे भी कदम उठाएं जिससे इस प्रकार की जो समस्या है वो देखने को ही ना मिले। तो 2021 की जो थीम है इस दिवस की वो यह है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। मतलब आप अपने ब्लड प्रेशर को अच्छे से मेजर करिए, इसको कंट्रोल करिए और एक लंबा जीवन यापन कीजिए। साइक्लोन ताउक्ते के बारे में हम बात करेंगे। अपने आप में ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, VSCH शॉर्ट में इसे कहते हैं। तो ये अरेबियन सागर से होता हुआ भारतीय तट के पास में आया है। केरल से लेकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात प्रभावित ऐसे ये राज्य है जो इस साइक्लोन से, इस चक्रवात से प्रभावित हो गए। तो अपने आप में ये चौथा चक्रवात है पिछले 4 वर्षों में। पिछले वर्षों में अम्फान देखने को मिला, देश के बहुत बड़े हिस्से में इसका प्रभाव देखने को मिला। तो अपने आप में ये चौथा कॉन्जिक्यूटिव
यहाँ पर चक्रवात ये लगातार चौथा चक्रवात हमें आता हुआ दिखा प्री मानसून के मानसून काल के पहले। उसके अलावा हम बात करेंगे हमारे अगले समाचार में पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइब्यूनल ग्रुप्स। ये वो ट्राइब्यूनल ग्रुप होते हैं जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब रिस्क जो होती है इनकी ज़्यादा होती है, मतलब ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हाशिए पे मान सकते हैं आप इन्हें, या स्पेशल केयर की इन ट्राइब्यूनल ग्रुप्स को ज़रूरत पड़ती है। तो उड़ीसा में ही ऐसे 2 कम्युनिटीज़ हैं, डोंगरिया कोंड और बोंडा। अब डोंगरिया कोंड जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, न्यामगिरी हिल जो है, न्यामगिरी श्रृंखला जो है, वहाँ पर रहते हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा जो बोंडा समुदाय है ये बोंडा हिल पे रहते हैं मलकनगिरी जिले में। तो यहाँ पर इन दोनों समुदाय में कुछ लोग जो है, यहाँ पर जो ट्राइबल्स कुछ लोग हैं ये पॉजिटिव कोविड-19 से पॉजिटिव टेस्टेड पाए गए। तो अपने आप में विषय ये थोड़ा गंभीर है, सरकार को यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अटेंशन देने की आवश्यकता होगी। तो चलिए हमारा आज का विश्लेषण जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।